भारत के भविष्य को आकार देने वाले हर एस्पिरेंट का स्वागत है। नमस्कार। आज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लेखों की गहराई में उतरेंगे, और वो भी खास तौर पर एग्जाम के नजरिए से। बिल्कुल, ये गहरी और विस्तृत चर्चा है जो मेंटर एट होम करंट अफेयर्स द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जो परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो आज हमारे सामने 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला, हम भारत के क्लीन एनर्जी के सफर को समझेंगे। क्या हम सच में आत्मनिर्भर हो रहे हैं या कहानी कुछ और है? ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जॉबलेस ग्रोथ की उस वैश्विक पहेली को सुलझाएंगे जो अमेरिका से शुरू हुई है, लेकिन जिसके सबक भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगेन, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। और आखिर में हम भारतीय राजनीति के एक अहम अध्याय को देखेंगे। कांग्रेस पार्टी के लंबे पतन के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक नेता की कहानी है या एक संस्था के बिखरने की? ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी का एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है। और देखिए, ये तीनों विषय सिर्फ अलग-अलग खबरें नहीं है। नहीं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक देश की एनर्जी पॉलिसी उसकी इकोनॉमी को शेप करती है, और इकोनॉमी तय करती है कि जॉब्स होंगी या नहीं। और ये सब मिलकर देश की पॉलिटिक्स को डायरेक्शन देते हैं। तो चलिए इन धागों को एक-एक करके सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। ओके। खबरें तो सुनने में बहुत अच्छी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि भारत अब सोलर एनर्जी के लिए चीन पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है। हाँ, हेडलाइंस तो ये कह रही हैं। जैसे 2024 में हमारी डोमेस्टिक कंपनीज ने 25.3 गीगावाट की नई मॉड्यूल कैपेसिटी ऐड की है, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग पावर को ऑलमोस्ट डबल कर देता है। एग्जैक्टली। पीएलआई स्कीम और टॉपकॉन जैसी नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें बड़ा हाथ है। सुनने में तो ये आत्मनिर्भर भारत की एक फैंटास्टिक स्टोरी लगती है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का बढ़ना वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब हम डेटा की गहराई में जाते हैं तो एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास नजर आता है। अच्छा, वो क्या है? हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद 2024 में हमने लगभग 66 गीगावाट के मॉड्यूल और सेल का इंपोर्ट किया। 66 गीगावाट? हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और तो और हमारा एक्सपोर्ट इसी दौरान थोड़ा कम हो गया। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है ना? अगर हम खुद इतने सोलर पैनल बना रहे हैं तो हम पहले से भी ज्यादा इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये तो ऐसा हुआ कि घर पे खाना बनाना शुरू किया और बाहर से ऑर्डर भी बढ़ा दिया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। समस्या अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन की कमी में छिपी है। अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन, इसे थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाइए। समझिए, हम सोलर पैनल की असेंबली लाइन तो लगा रहे हैं, मतलब फाइनल प्रोडक्ट मॉड्यूल्स तो बहुत बना रहे हैं। ओके। लेकिन उस मॉड्यूल को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, जैसे पॉलीसिलिकॉन और वेफर्स, हाँ, उसके लिए हम आज भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से चीन पर निर्भर हैं। ओह, हमारे पास पॉलीसिलिकॉन और वेफर बनाने की क्षमता सिर्फ 2 गीगावाट है, जबकि मॉड्यूल बनाने की क्षमता इससे 40 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि हम मेड इन इंडिया सोलर पैनल का जश्न तो मना रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ चीन से पैनल खरीदने के बजाय उनसे कच्चा माल खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में आत्मनिर्भरता है या सिर्फ निर्भरता का एक नया रूप? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं है। अच्छा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आंकड़े देखिए। FY 2025 के पहले 9 महीनों में क्लीन एनर्जी में $34 बिलियन का विदेशी निवेश आया है। $34 बिलियन? हाँ, और ये पावर सेक्टर में आए कुल इन्वेस्टमेंट का 80% से भी ज्यादा है। इसी वजह से बिजली की दरें, जिन्हें हम टैरिफ कहते हैं, रिकॉर्ड लेवल पर कम हुई हैं। ये तो अच्छी खबर है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है और हम कैपेसिटी भी बना रहे हैं, तो फिर असली रुकावटें, असली बॉटलनेक्स कहाँ हैं? रुकावटें जमीन पर हैं। सबसे पहली और पुरानी समस्या है डिस्कॉम्स, यानी बिजली वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय हालत। वो तो हमेशा से एक इशू रहा है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती है कंट्रैक्चुअल सैंक्टिटी की। कुछ राज्य सरकारें नीलामी में तय हुए टैरिफ को बाद में फिर से नेगोशिएट करने की कोशिश करती हैं। ओह, इससे तो इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता होगा। बहुत ज्यादा। उन्हें लगता है कि आज जो डील हुई है, कल सरकार बदल गई तो वो पलट सकती है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर की है। मैंने पढ़ा है कि कई प्रोजेक्ट्स तैयार हैं लेकिन ग्रिड से जुड़े नहीं हैं। बिल्कुल। लेक के अनुसार लगभग 60 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं सिर्फ इसलिए रुकी हुई हैं। 60 गीगावाट? हाँ, 60 गीगावाट। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ग्रिड तक ले जाने के लिए पर्याप्त ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है।
ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम बिजली बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन उस फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं बना रहे। यही हो रहा है। और इसी से जुड़ी एक और गंभीर समस्या है जिसे कर्टेलमेंट कहते हैं। कर्टेलमेंट? हाँ, सोचिए, एक डेवलपर ने हजारों करोड़ लगाकर एक सोलर पार्क बनाया है। ठीक है। लेकिन ग्रिड ऑपरेटर उसे फोन करके कहता है कि आज आप अपनी पूरी क्षमता से बिजली मत बनाइए क्योंकि हमारा ग्रिड उसे संभाल नहीं पाएगा। अरे, ये तो डेवलपर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, और उसे इस रोकी गई बिजली के लिए कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। इसी अनसर्टेनिटी के कारण भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग की लागत डेवलप्ड इकोनॉमीज की तुलना में लगभग 80% ज्यादा है। और यही चुनौती शायद ग्रीन हाइड्रोजन के सामने भी होगी। सरकार का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो बहुत एम्बिशियस है। बहुत एम्बिशियस, 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य। लेकिन यहाँ भी वही चिकन एंड एग वाली दुविधा है। मतलब इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन में तब तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहती जब तक सप्लाई पाइपलाइन तैयार न हो, और प्रोड्यूसर्स तब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना चाहते जब तक पक्की डिमांड न हो। एग्जैक्टली। ऊपर से इसकी कीमत अभी पारंपरिक हाइड्रोजन से 4-5 गुना ज्यादा है और इसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग शून्य है। तो कुल मिलाके भारत की क्लीन एनर्जी की कहानी उम्मीदों और चुनौतियों का एक जटिल मिश्रण है। हाँ, और लेख का सार यही है कि अगर हमें सच में एनर्जी लीडर बनना है तो हमें चमकदार हेडलाइन से आगे जाकर इन जमीनी समस्याओं को सुलझाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स का सम्मान करना, ट्रांसमिशन लाइनों का जाल बिछाना और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक रियलिस्टिक रोड मैप बनाना। ऊर्जा के क्षेत्र में ये जो चुनौतियां हैं, इनका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर पड़ता है। और नौकरियों की बात करें तो अमेरिका से एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं चिंताजनक ट्रेंड सामने आ रहा है। हाँ, ये एक ऐसी आर्थिक पहेली है जिसने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को भी चौंका दिया। बिल्कुल। हुआ ये कि 2025 की तीसरी तिमाही में अमेरिकी जीडीपी 4.3% की शानदार दर से बढ़ी, जो 2 सालों में सबसे तेज है। हाँ, आमतौर पर जब जीडीपी बढ़ती है तो नौकरियां भी बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। बेरोजगारी भी बढ़कर 4.6% हो गई। मतलब देश अमीर हो रहा है पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं। एक अर्थव्यवस्था बिना नौकरियां पैदा किए कैसे फल फूल सकती है? ये कैसे मुमकिन है? इसी सवाल पर लेख में 3 अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस दी गई हैं। पहली क्या है? पहली, निराशावादी व्याख्या। ये कहती है कि जीडीपी के आंकड़े ही गलत हैं। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन है जिसे बाद में नीचे की तरफ रिवाइज कर दिया जाएगा। मतलब ये असली ग्रोथ है ही नहीं। उनके अनुसार नहीं। इनका मानना है कि जब जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट डेटा में टकराव हो तो जॉब्स डेटा ज्यादा भरोसेमंद होता है। ठीक है। और दूसरी व्याख्या? दूसरी है आशावादी व्याख्या, जो इसका ठीक उल्टा कहती है कि जीडीपी सही है और जॉब्स डेटा गलत है। हाँ, इसके अनुसार जीडीपी के आंकड़े सही हैं और लेबर डेटा भ्रामक है। ये लोग तर्क देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब ग्रोथ अच्छी हुई है, लेकिन सरकारी नौकरियों में कटौती के कारण जो हेडलाइन फिगर है वो कमजोर दिख रहा है। और तीसरा दृष्टिकोण जो मुझे लगता है हमारे भविष्य को समझने के लिए सबसे जरूरी है, तकनीकी दृष्टिकोण। हाँ, बिल्कुल। ये व्याख्या कहती है कि दोनों डेटा सही हैं। जीडीपी सच में बढ़ रही है और नौकरियां भी सच में नहीं बढ़ रही। लेकिन क्यों? और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक प्रोडक्टिविटी सर्ज है, जहां टेक्नोलॉजी, खासतौर पर कंप्यूट यानी कंप्यूटिंग पावर, इंसान यानी लेबर की जगह ले रही है। एआई और ऑटोमेशन की वजह से। प्रिसाइजली। 2025 की पहली छमाही में आईटी और डेटा सेंटरों में जो निवेश हुआ उसने अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ में 92% का योगदान दिया। 92%? हाँ, ये ऐसी ग्रोथ है जहां बहुत कम लोगों के साथ भारी मात्रा में आउटपुट जनरेट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता? हो सकता है ये बस एक सामान्य मंदी की शुरुआत हो। ये एक वाजिब सवाल है और हो सकता है कि सच्चाई इन सभी का मिश्रण हो, लेकिन हम इस तकनीकी बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यहीं से भारत के लिए 2 बड़े सबक निकलते हैं। अच्छा, पहला सबक क्या है? पहला, जॉबलेस ग्रोथ अब सिर्फ भारत या दूसरे विकासशील देशों की समस्या नहीं है। ये एक ग्लोबल रियलिटी बन सकती है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी से चलने वाली ग्रोथ की एक स्ट्रक्चरल रियलिटी बन सकती है। भारत, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, उसे अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए ऐसी ग्रोथ चाहिए जो लेबर अब्सॉर्बिंग हो। मतलब जो नौकरियां पैदा करे। सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों का जश्न मनाना काफी नहीं होगा। बिल्कुल। और दूसरा सबक? दूसरा सबक है विश्वसनीय और स्वतंत्र स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस का महत्व। मतलब रिलायबल डेटा। रिलायबल डेटा एंड रिलायबल इंस्टीट्यूशंस। अमेरिका में आज ये बहस इसलिए संभव हो पा रही है
क्योंकि उनके पास ट्रांसपेरेंट डेटा है। वहाँ ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स अपना डेटा कैसे इकट्ठा करता है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। और भारत इस मामले में कहाँ खड़ा है? हम सही दिशा में कुछ कदम बढ़ा रहे हैं, जैसे PLFS सर्वे अब हमें जल्दी जल्दी रोजगार का डेटा देता है, लेकिन अभी भी बड़ी कमियां हैं। जैसे राष्ट्रीय खातों को कैसे मापा जाता है, उस पर सवाल उठते रहे। हमारी जनगणना में कई सालों की देरी हो चुकी है और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे पर भी विवाद हुए हैं। लेख की अंतिम लाइन बहुत दमदार है, जो हर एस्पिरेंट को याद रखनी चाहिए। धुंध में नेविगेट करना असंभव है अगर आपके उपकरण ही अविश्वसनीय हों। वाह, असहज करने वाले डेटा का सामना करना आरामदायक अज्ञानता में रहने से कहीं बेहतर है। एग्जैक्टली। विश्वसनीय डेटा और विश्वसनीय संस्थाएं, ये बात सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि राजनीति पर भी लागू होती है। बिल्कुल। और यहीं से हम अपने तीसरे और अंतिम विषय पर आते हैं। हाँ। कांग्रेस का लंबा पतन और केंद्रीकरण की कीमत। हाँ, और ये लेख इस मुद्दे को किसी एक व्यक्ति पर दोष मढ़ने के बजाय एक इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखता है। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? लेखक इस कहानी की शुरुआत के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ हुई अपनी एक बातचीत का जिक्र करते हैं। जब उन्होंने मुखर्जी से पूछा कि कांग्रेस का पतन कब शुरू हुआ, तो उनका जवाब था 1969 का विभाजन। 1969 मतलब इंदिरा गांधी के समय से? हाँ, वहीं से पार्टी की संगठनात्मक पकड़ कमजोर होनी शुरू हुई। और फिर आपातकाल का दौर आया। बिल्कुल। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी किताब में लिखा था कि आपातकाल के समय तक पार्टी एक प्रोप्राइटरशिप बन गई थी। एक प्रोप्राइटरशिप। इन दोनों बातों का सार एक ही है, सत्ता का धीरे धीरे केंद्रीकरण होना। पहले सारी शक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में सिमटी और फिर एक परिवार में। और राज्यों के मजबूत मुख्यमंत्रियों को रबड़ स्टैम्प बना दिया गया। हाँ, जब जमीन से जुड़े नेता कमजोर होते हैं तो पार्टी की जड़ें भी खोखली हो जाती हैं। लेकिन क्या पार्टी को खुद को सुधारने का कोई मौका नहीं मिला? लेख में कुछ चुके हुए अवसरों का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला बड़ा मौका 1990 के दशक में नरसिम्हा राव के बाद आया, जब पार्टी को परिवार से बाहर एक नई नेतृत्व के तहत फिर से खड़ा किया जा सकता था। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा बड़ा मौका 2004 में यूपीए की जीत के बाद मिला। उस समय YS राजशेखर रेड्डी जैसे जबरदस्त जनाधार वाले क्षेत्रीय नेता थे। हाँ, आंध्र प्रदेश में उनका बहुत बड़ा नाम था। लेकिन उन्हें और मजबूत करने के बजाय दिल्ली के नेतृत्व ने हमेशा उन्हें काबू में रखने की कोशिश की। शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को वापस लाने के मौके भी गंवा दिए गए। और फिर 2013 की वो घटना जिसने शायद पार्टी के संगठनात्मक ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। वो अध्यादेश वाली घटना। हाँ, जब राहुल गांधी ने कैबिनेट द्वारा पास किए गए एक अध्यादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से फाड़कर फेंक दिया था। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय कहा कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करके खुश होंगे। इस एक घटना ने 2 संदेश दिए। पहला कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा पार्टी के वंशावधी उत्तराधिकार से नीचे है, और दूसरा कि पार्टी में डायनास्टिक सक्सेशन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बिल्कुल। लेकिन लेख का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जहां वो कांग्रेस की तुलना आज की बीजेपी से करता है। ये तो एक बहुत ही प्रोवोकेटिव कंपैरिजन है। और यही इस विश्लेषण की खास बात है। लेख कहता है कि बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी के रूप में मजबूत हुई, राइट, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब वो भी एक व्यक्तित्व आधारित पार्टी बन गई है, जहां सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा है और क्षेत्रीय नेताओं को कमजोर किया जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर चलकर कांग्रेस कमजोर हुई? लेख इसी संभावना की ओर इशारा करता है। और एक आयरनी देखिए, एक तरफ बीजेपी में बढ़ता केंद्रीकरण भविष्य में उसके लिए एक संगठनात्मक खतरा बन सकता है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी अब सिद्धारमैया और रेवंत रेड्डी जैसे क्षेत्रीय नेताओं को खुद को स्थापित करने का मौका दे रही है। तो निष्कर्ष ये है कि शायद कांग्रेस का अनजाने में हो रहा डिसेंट्रलाइजेशन ही उसके पुनर्जीवन का रास्ता बन जाए और बीजेपी के लिए अत्यधिक केंद्रीकरण भविष्य की चुनौती। वाह, तो आज की चर्चा से 3 बहुत ही गहरे सबक सामने आए हैं। पहला, भारत का क्लीन एनर्जी का सपना तब तक अधूरा है जब तक हम सिर्फ असेंबली पर नहीं बल्कि असली आत्मनिर्भरता पर ध्यान नहीं देते। दूसरा, जॉबलेस ग्रोथ एक वैश्विक हकीकत बन रही है। भारत को अपने युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करनी है तो सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों से खुश नहीं हो सकते, और इसके लिए हमें ईमानदार और विश्वसनीय डेटा की जरूरत है। बिल्कुल।
और तीसरा, राजनीति में चाहे कोई भी दल हो, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण अंततः संस्था को खोखला कर देता है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व बेहद जरूरी है। बहुत खूब। और मैं आज की चर्चा को एक अंतिम सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगी, जिस पर हमारे सभी लिसनर्स को सोचना चाहिए। जरूर। आज जब टेक्नोलॉजी और पर्सनैलिटी कल्ट का बोलबाला है, तो राजनीतिक दल और आर्थिक डेटा एजेंसियां जैसी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी यानी संरचनात्मक अखंडता को कैसे बनाए रख सकती हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सारी विस्तृत एनालिसिस और इससे जुड़े नोट्स आपको मिलेंगे मेंटर एट होम करंट अफेयर्स पर, जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मेंटर एट होम आपको टॉप क्वालिटी नोट्स, टेस्ट्स और PYQ एनालिसिस देता है ताकि आपकी तैयारी स्मार्ट और असरदार हो। बिल्कुल। देर मत कीजिए, तुरंत हमारा मेंटर एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करें और पाएं फ्री टेस्ट्स, नोट्स और 50,000 से भी ज्यादा MCQs का खजाना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही हाई क्वालिटी विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।